इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी मधु मर गई। इंस्पेक्टर साहब, हमने मार डाला हमारी मधु को। हमने ही अपनी बेटी मधु को मार डाला, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो वो शायद उनके लिए जान भी दे सकते हैं। तो फिर ऐसे कौन से हालात होंगे कि ये माँ बाप कह रहे हैं इन्होंने खुद अपनी बेटी को मार डाला? क्या इतने संगीन जुर्म के भागीदार माँ बाप भी हो सकते हैं? ये जानने के लिए आज हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के रामनगर इलाके की रहने वाली 26 वर्षीय मधु शर्मा की कहानी। नया मेहमान आ रहा है, खुश तो बहुत होगी तुम। अब तो अपने गोद भराई फंक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। अरे रश्मि बेटा, तुमने अभी तक बहुरानी को तैयार नहीं किया? ये हो गई आपकी बहू तैयार। बाहर सारे मेहमान आ गए हैं और बहू के माँ पिताजी भी आए हैं। जल्दी कर, जा जरा देख बाहर। जी। कम से कम आज तो तेरे माँ बाप हमसे किया हुआ वादा पूरा करेंगे, या आज भी नहीं? अरे अब इस बेचारी को क्या मालूम, थोड़ा सब्र रख, ये थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि इसके माँ बाप इसकी झोली में गाड़ी की चाबी डालते हैं या नहीं। चलो माँ। अरे अब जल्दी कर, जल्दी बाहर आ। चाची, अब सारी रस्में खत्म हो गई, अब देखे तो आप अपनी बहू के लिए क्या लेके आई हैं। अरे रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेके आई हूँ। ये देख, सोने की चेन है ये, मेरी मधु के लिए। वाह चाची, बहुत सुंदर है। देखिए, आप भी देखिए, ये है मेरी मधु के लिए। देखिए जी, जी बहुत अच्छी है। ये मैंने खास मधु के लिए बनवाई है। ये ले बेटा, तेरे लिए। और ये पूरे 31,000 है, ये मेरी बेटी के लिए। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। देखा, सुलेखा चाची अपनी बहू को सर आंखों पे रखती है, लेकिन मेरी सासू माँ ने तो मेरी गोद भराई में बस साड़ी से काम चला लिया था। अब देखते हैं कि मधु की मम्मी उनके लिए क्या लेके आई है। बेटा ये पकड़। बेटा ये ले शगुन। बहन जी, ये अलमीरा आने वाले मेहमान के लिए है। जब से शादी हुई है मेरा बेचारा बेटा तरस गया है गाड़ी के लिए। अरे हमने तो सोचा था कम से कम आज अपनी बेटी की गोद भराई के दिन तो आप गाड़ी ले ही आएंगे तोहफे में, और आप क्या लेकर आए हैं? ये अलमारी, ये कंगन। मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं समधन जी, लेकिन क्या करूं, बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ इतने का इंतजाम कर पाया हूं। कितने हैं ये 50,000। क्या 50,000? खैरात दे रहे हैं क्या आप हमें? भिखारी समझ के रखा है आपने? अरे अरे रुक, अरे जानता नहीं, घर आई लक्ष्मी को ठुकराना अशुभ होता है। और फिर समधी जी की भी तो सोच, कितनी मुश्किल से इन्होंने ये रुपए जमा किए होंगे। और जहां तक गाड़ी का सवाल है, तो बेटा इन्होंने जबान दी है, गाड़ी तो इन्हें देनी ही पड़ेगी। क्यों समधी जी? जी नमस्ते।
सुन, इस बार गाड़ी लेकर ही आना, समझ गई ना? अरे इधर देख, अगर तुझे चैन से जीना है ना तो मुझे गाड़ी चाहिए और हर हाल में चाहिए। देख मधु, अपने पति की बात मानना पत्नी का पहला धर्म होता है। देखा माँ, इसकी अकड़ देखी, जबान से एक छोटा सा हाथ तक नहीं निकल रहा है इसके। तो फिक्र मत कर बेटा, हमारी बात नहीं मानेगी तो अपना ही नुकसान करेगी, हमारा थोड़ी। ये मधु, जा, मुंह क्या देख रही है? 3 दिन हुए हैं मुझे आकर, आते ही बाबा से नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अपने माँ बाप से छोटी सी बात नहीं कर सकती हो तुम? अरे कर क्या रही हो वहां पे बैठे बैठे? छोटी सी गाड़ी ही तो मांगनी है तुम्हें। मैं अपने बाबा से ये सब कुछ नहीं मांग सकती, और आप लोग भी जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। देखो मधु, अगर इस बार मुझे गाड़ी नहीं मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है बेटा, जमाई जी का फोन था? बेटा तू तो कितनी किस्मत वाली है जो इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। हाँ, माँ बाप जैसे सास ससुर, अफसर पति। तुझे पता है हमारी ही कोई हैसियत नहीं है तेरे उन ससुराल वालों के सामने। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आप लोग उनसे कम नहीं हो। और फिर वो लोग तो आप ही की दी हुई चीजें लेकर अपनी हैसियत बढ़ा रहे हैं। चल पगली, ऐसा नहीं कहते बेटा, हम कौन सा दुनिया से कोई अलग काम कर रहे हैं। बेटा, बेटी के ससुराल वालों की हर मांग पूरी करना ये तो मायके वालों का फर्ज होता है। नहीं माँ, यही रीत है बेटा। क्या ये सचमुच एक प्रथा है, रीत है, या इंसान ने बस अपने लालच को पूरा करने का एक जरिया बना रखा है? हमारे समाज में फैली वो बीमारी है जिसे मिटाना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज भी बहुत से लोग रिवाज के नाम पर लेते और देते हैं, कुछ इस डर से कि उनकी बेटी के साथ ससुराल में कुछ बुरा ना हो, और कुछ लोग बस अपनी झूठी शान बचाए रखने के लिए। घर में भले ही चूल्हा ना जले, लेकिन बेटी के ससुराल वालों को सोने के गहने देने ही चाहिए। यही सोच लालच को जन्म देती है, और यही लालच ज्यादातर जुर्मों की जड़ होता है। तो क्या यह गलत नहीं है? क्या इस जुर्म को रोकना जरूरी नहीं है? मधु के माता पिता ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा दिया मधु के ससुराल वालों को, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी वहां खुश रह सके। जितना वो देते गए, मांगे उतनी ही बढ़ती गई, और साथ साथ बढ़ते गए मधु पर होने वाले जुल्म, जिनसे उसके माता पिता बिल्कुल अनजान थे। ना मधु ने उन्हें कभी कुछ बताया, ना ही उन्होंने कभी कुछ पूछा। यूं ही वक्त बीतता गया और एक दिन मधु ने एक बेटी को जन्म दिया। मधु के बाबा ने यह खुशखबरी सुनाने के लिए मधु की ससुराल में फोन किया। कितनी खूबसूरत है, अभी छोटी है बेटा। हेलो, बधाई हो समधन जी, आप दादी बन गई। ये ससुराल वाले। जमाई बाबू कहाँ हैं? जमाई बाबू तो ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। बाहर गए? अच्छा ये बताइए कि आप लोग कब आ रहे हैं हमारे घर अपनी पोती को देखने? वो क्या है ना, आपका घर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, और आपने अगर अपने वादे के मुताबिक गाड़ी दे दी होती तो हम तुरंत ही आ जाते। तो जब हमसे हो पाएगा हम आ जाएंगे। नमस्ते भाई साहब। क्या बात है बेटा? माँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं कल ही तुझे और ईशानी को लेकर के तेरे ससुराल चलता हूं। इधर आइए तो सही, बात तो सुनिए। आप मधु को कल ही ले जाने की बात कर रहे हैं, पर अभी तो हमने पैसों का इंतजाम भी नहीं किया है। बच्ची को खाली हाथ कैसे भेजेंगे जी? मालूम है, इसीलिए मैं अपने दोस्त जगन्नाथ के पास गया था ये पैसे उधार लाने के लिए। ये 10,000 रुपए। इतने से पैसों से क्या होगा जी? आपको याद नहीं, पहले ही गाड़ी ना देने की वजह से मधु के घर वालों ने कितना तमाशा खड़ा कर दिया था। अब अगर कोई बड़ी चीज नहीं लेके जाएंगे तो हमारी मधु को कितनी बातें सुननी पड़ेगी। पता नहीं कब तक कि मधु के ससुराल वालों की ये मांगे हमें पूरी करनी हो। हमारी दूसरी बेटी भी तो आज नहीं तो कल हमें उसकी भी शादी करनी।
आप सही कह रहे हैं जी, सुधा की चिंता मुझे भी है, पर इस वक्त हमें मधु के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है, वरना उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे जी। आप एक काम कीजिए, आप ये कंगन लीजिए। ये नहीं, आप इसे सुनार के पास भेज दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ पैसे आ जाएंगे जी, बच्ची को खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं। मधु के माता पिता के हाथ बंधे थे, मधु की ससुराल वालों का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता, और अपनी दूसरी बेटी सुधा के भविष्य की फिक्र। इन सारी वजहों के दबाव में वो मधु को वापस उसकी ससुराल ले आए, इस बात से बेखबर कि वो अपनी बेटी और नातिन को किस खतरे के मुंह में छोड़कर जा रहे हैं। अरे समधी जी, ये घड़ी, ये मोबाइल, ये साड़ियां, ये सब तो छोटे मोटे तोहफे हैं। अरे हमें तो लगा था कि आप अपनी नातिन को नई गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाएंगे। आप कुछ मत बोलिए, आपको क्या पड़ी है? असल में क्या है कि मधु को पसंद नहीं है कि आप हमारे लिए कुछ भी लेकर आए। नहीं, उससे तो लगता है कि हम ही आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। क्यों बेटा? अरे छोड़ो ना माँ, क्या है ये सब? बेटा देखो, कर दिया ना नाराज आपने हमारे बेटे को। मालूम समधी जी, आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए ना, वो आप हमें बताइए। मधु को कुछ मत कहिए, वो नासमझ है। जया और मैं दोनों आपकी हर मांग पूरी करेंगे। अरे आप क्या मांगे पूरी करेंगे? आज तक तो गाड़ी आई नहीं। समधी जी, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम जल्दी कोई ना कोई इंतजाम जरूर करें। ठीक है, अगली बार गाड़ी के साथ ही आइएगा। नमस्कार। मधु के माता पिता की मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम और उसके माँ बाप उनसे हर वो चीज ऐंठने लगे जिसका उन्हें लालच होता, और मन में बसे डर और अपनी बेटी की भलाई के लिए वो लोग उनकी हर मांग पूरी करते चले गए। कई बार मधु को शक भी हुआ कि रोजाना घर में आने वाला नया सामान कहीं उसके माता पिता ही तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो उनसे पूछती भी कैसे, और अगर कभी पूछने का मौका मिलता भी तो उसके माता पिता भी ससुराल वालों की तरह उससे झूठ बोल देते। नहीं बेटा, अगर हम कुछ देते तो हम तुम्हें जरूर बताते। अच्छा बाबा, मैं बाद में बात करती हूँ। इसी तरह 3 साल बीत गए। मधु अपनी बेटी ईशानी के साथ खुश थी। हेलो, हाँ देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी खुश रहे ना, तो गाड़ी तो आपको मुझे देनी ही होगी। क्या कह रही थी जी जमाई बाबू? बस वही हमेशा की रट, गाड़ी चाहिए। जमाई बाबू, ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। ये क्या गाड़ी है? आपने तो कहा था कि आप बड़ी गाड़ी ला कर देंगे। रखिए इसको। जमाई बाबू जरा क्या कर रहे हो? अब जब ले ही आए तो रख लो ना, अगली बार बड़ी गाड़ी दे देंगे, है ना? जमाई बाबू, हमारे लायक और कोई सेवा? हाँ है ना, आइए 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 आइए। ये देखिए, यहाँ पर 3 BHK के फ्लैट्स विद बालकनी एंड अटैच टॉयलेट बाथरूम बनने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आपकी मधु और ईशानी के लिए टॉप फ्लोर पे एक फ्लैट बुक कर ही दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। देखा बेटे, मैंने कहा था ना, दर्शन जी मना थोड़ी ही करेंगे, आखिर इनकी बेटी की खुशी का सवाल है ना। और बुकिंग का अमाउंट तो हमने भर भी दिया है, लेकिन बाकी के बचे 15 लाख वो आपको भरने होंगे। अरे मधु, बहुत बहुत बधाई, आखिर तेरे माँ बाप ने गाड़ी दे ही दी। मेरे माँ बाप ने? तुझे कैसे पता? चाची जी ने ही तो बताया कि तेरे माँ बाप ने ही दी है गाड़ी। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ, मिठाई बाद में आके खाऊंगी। कैसे इंसान है आप लोग? आखिर आप लोगों ने मेरे बाबा से गाड़ी ले ही ली। बेचारे मेरे बाबा, न जाने कहां कहां से पैसे इकट्ठे किए होंगे उन्होंने, क्या क्या गिरवी रखना पड़ा होगा उन्हें। उन्होंने आपको सब कुछ दिया, सब कुछ, फिर भी आप लोग गाड़ी के लिए अड़े रहे। और कितना खून नहीं छोड़ोगे उनका, कभी मेरा नाम लेकर तो कभी ईशानी की खुशी की दुहाई देकर।
आप लोग मेरे बाबा से हर छोटी छोटी चीज मांगते रहे और वो चुपचाप आपकी मांगे पूरी करते रहे, फिर भी आप लोगों का मन नहीं भरा। मुझे मेरी औकात याद दिला रही है ना तू? अभी बताता हूं तुझे। अरे कहाँ रह गए थे आप? जमाई बाबू को कार देने के बाद वे हमें अपना नया फ्लैट दिखाने ले गए थे। नया फ्लैट? कार के बाद अब उन्हें हमसे नए फ्लैट के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख? ये इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएंगे जी? मुझे लगता है कि अब ये मकान ही बेचना पड़ेगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं ठीक कह रहा हूं। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस वो खुश रहे। दर्शन जी, घर तो हमें पसंद है, लेकिन कोई भी सौदा करने से पहले ये छत की मरम्मत जरूर करवा लीजिएगा। उसके बाद कम से कम 20-25 लाख रुपए मिलेंगे इस घर के। लेकिन दर्शन जी, आप ये घर अचानक बेच क्यों रहे हैं? कहीं और बड़ी जगह ले रहे हैं क्या? नहीं, बस ऐसे ही। ये रहे आपके घर। धन्यवाद। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। जरूर। बाबा, अरे मधु, तुम अचानक? ए मेरा बेटा। आज तक मेरे बेबस माँ बाप आप लोगों की लालच का शिकार होते रहे, पर अब बस अब मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। आप लोगों ने मेरा नाम लेकर मेरे बाबा से इस घर की मांग की थी ना, मैं देखती हूँ कि आप लोगों को ये घर कैसे मिलता है। आप लोगों को एक पैसा नहीं लेने दूंगी मैं, आप लोगों को एक पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को एक बात और कान खोल के सुन लो, आज के बाद अपने स्वार्थ के लिए मैं आप लोगों को अपने नाम का इस्तेमाल करने हरगिज़ नहीं दूंगी। रुक जाओ मधु। मधु, मधु, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो वरना आज अच्छा नहीं होगा। लो भैया, ठीक है। इतनी भीड़ क्यों है जी? हाँ नहीं, मधु, अरे मेरी मधु, मेरी बच्ची है। भगवान ने क्या अनर्थ हो गया। मेरी मधु मुझे छोड़ के चली गई। अरे मेरी बच्ची ने आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी मधु मर गई। इंस्पेक्टर साहब, हमने मार डाला हमारी मधु को, मार डाला। हमें गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए हमें। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए हमें। ये साफ साफ बताइए हुआ क्या है? दरअसल हमने ही अपनी बेटी के ससुराल वालों के लालच को बढ़ावा दिया और उनके भूखे दरिंदों के सामने अपनी बेटी को डाल दिया ताकि वो उसकी हत्या कर सके। इंस्पेक्टर साहब, अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ हम। क्या आपको नहीं लगता कि मधु के माता पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसे माँ बाप अपनी लड़कियों की दुर्दशा के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि उनके ससुराल वाले? क्या मधु ने हालात से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी या फिर उसकी और ईशानी की हत्या की गई थी? अरे अब कल ही जाके ये पैसे बिल्डर को दे दो और मकान के कागज हाथ में ले लो। बस एक बार ये नए घर के कागज हाथ में आ जाएं, फिर हम कोई अच्छा सा पैसे वाला घर देखकर अपने विक्रम की शादी करा देंगे। शुक्र करो कि इन भिखमंगों से छुटकारा मिला हमेशा के लिए। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। तुम लोग पैसे अंदर छुपाओ, छुपाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं रख। इंस्पेक्टर साहब,
आपको और आपके परिवार को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या जमाना आ गया इंस्पेक्टर साहब। अरे हम यहाँ अपनी इकलौती बहू और पोती के मरने का शौक मना रहे हैं और वो बहू के घर वाले वो हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब हमारी भी तो बेटी थी, हम भला उसे क्यों मारेंगे? अरे हमने कभी दर्शन जी से कुछ नहीं मांगा, वो तो थोड़ा बहुत जो उन्होंने दिया है वो भी अपनी बेटी के लिए दिया है। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ ले आते थे और कहते थे कि मधु के लिए लाए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी बहू मधु जली कैसे? आप हमारे साथ चलिए, हम सब बताते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताती हूँ। हम तीनों यहाँ हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे और बहू और ईशानी वो अपने कमरे में थी। बहू ईशानी को दरवाजा बंद करके खाना खिला रही थी। दरवाजा बंद करके क्यों? वो ईशानी जब टीवी देखती थी ना तो खाना नहीं खाती थी। अच्छा, फिर? लेकिन फिर अचानक वो वहां से, आइए मैं बताता हूँ आपको, वो उस दरवाजे के नीचे से अचानक धुआं आने लगा। पहले तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जब हम पास गए, अंदर से हमने ईशानी के रोने और चीखने की आवाजें सुनी। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बहुत घबरा गए थे। हमने जाके दरवाजा नॉक किया, मधु को आवाजें लगाई, बहुत धक्का दिया, दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए इंस्पेक्टर साहब। दरवाजा अंदर से बंद था। और फिर हमने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन अंदर जाके जो कमरे में देखा उससे तो हमारा दिल दहल गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अंदर से कमरा दिखाता हूँ। आइए, ये यहाँ पर रखी हुई अलमारी से आग की लपटें आ रही थी। वो अलमारी पूरी तरह से जल चुकी थी, पूरी तरह से। वो अलमारी कहाँ है? वो घर के पीछे वाले आंगन में रखी आप पीछे आंगन में। आप ये देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, ये यहाँ पर और वो ऊपर छत पे सब आग के जलने के निशान पड़ गए हैं। लेकिन आपकी बहू ने आत्महत्या की क्यों? वो इंस्पेक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहें आपसे। एक्चुअली ये बात आज तक हमने किसी को नहीं बताई। मतलब? तो काश मैंने मधु की दिमागी हालत को थोड़ा सीरियसली लिया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मतलब आपकी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। जी इंस्पेक्टर साहब, तीनों के तीनों बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मधु की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। जो कुछ भी किया है उन तीनों ने मिल करके ही किया। लेकिन सर, उन तीनों के खिलाफ ना ही तो हमारे पास कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह। देखते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मिट्टी के तेल से जलकर मौत। लेकिन सर, हमें यह कैसे पता चलेगा कि मधु ने ही खुद पर और अपनी बेटी पर तेल डाला था या किसी और ने? शर्मा, तुमने ये फोटोग्राफ देखी? वहां विक्रम के कमरे में जलने के निशान। मधु और ईशानी के बुरी तरह जल जाने के बावजूद ये जलने के निशान सिर्फ वही थे जहां अलमारी रखी हुई थी। अगर मधु ने खुद अपने और अपनी बच्ची के ऊपर तेल डालकर आग लगाई होती तो क्या आग लगने के बाद वो इधर उधर भागते नहीं? या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें जबरदस्ती किसी एक जगह पर कैद कर लिया गया हो, जैसे उस अलमारी के अंदर, और फिर उन पर तेल डालकर आग लगा दी गई हो। यस, यू आर राइट। उस जली हुई अलमारी की फोरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराओ। मान लीजिए मधु ने पहले अपने ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा दी। हाँ, माना। अगर ऐसा होता तो कमरे में रखी हुई लकड़ी की अलमारी बाहर से जलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कमरे में रखी हुई लकड़ी की अलमारी अंदर से जली और जलने के निशान नीचे से ऊपर तक। इसका मतलब यह है कि लकड़ी की अलमारी अंदर से पूरी तरह जल रही थी। तो इसका मतलब है मधु और ईशानी को अलमारी में बंद करके जलाया गया। बिल्कुल सही, दोनों को अलमारी में बंद कर दिया गया और जला दिया गया। इसलिए दोनों की लाशों पर केरोसिन और लकड़ी के भूसों के अंश मिले। तो मेरा अंदाजा सही निकला, विक्रम और उसके माँ बाप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब हमें क्या पता कि उस वक्त मधु के दिमाग में क्या चल रहा था। ये भी तो हो सकता है उसने खुद को और ईशानी को अपने बाप की दी हुई अलमारी में बंद कर लिया हो और फिर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली हो। भला कोई अपने आप को अलमारी में बंद करके आग क्यों लगाएगा? इसका जवाब तो आपको एक ही इंसान दे सकता था,
और वो मर चुकी है। मधु जब भी यहाँ आती थी मैं उसके शरीर पे कोई ना कोई घाव या जले का निशान देखती थी। पिछली बार भी जब वो आई थी मैंने उसका हाथ जला हुआ देखा। चोट तो मेरे बेटे को भी लगी है इंस्पेक्टर साहब, मधु को बचाने की कोशिश में। देखिए, दरअसल मधु ने एक बार पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तब तो मेरे विक्रम ने उसे बचा लिया था, लेकिन इस बार तो वो मेरी प्यारी ईशानी को भी अपने साथ ले गई। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमारी मधु ऐसा कर ही नहीं सकती थी इंस्पेक्टर साहब, वो इतनी गैर जिम्मेदार थी नहीं। मधु एक माँ थी इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए कौन सी माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को जला देगी, जबकि हमारी मधु तो दोबारा माँ बनने वाली थी। क्या? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। क्या आप हमें मधु के डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं? हाँ, कुछ दिन पहले वो अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए यहाँ पर आई थी, तब उसका हाथ जला हुआ था। आपको पक्का याद है? हाँ हाँ, शायद गर्म पानी लग गया था किचन में, या फिर प्रेस से उसका हाथ जल गया था, ऐसा ही कुछ हुआ था। यानी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी? हाँ हाँ, मधु बिल्कुल ठीक थी, बल्कि वो तो एक बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ही मिलनसार लड़की थी। मधु को कोई पोस्टनेटल डिप्रेशन नहीं था। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब अब आपने। मधु के डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मधु की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती। और फोरेंसिक रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है कि मधु और ईशानी उन दोनों को ही एक अलमारी के अंदर बंद करके जला दिया गया होगा। यानी ये दोनों बातें एक ही ओर इशारा करती हैं कि उन्हें जला दिया गया था। अब कहीं से ठोस सबूत मिल जाए। फिर इस मामले में मधु के माँ बाप हमारी मदद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये पूरे सामान की लिस्ट है जो मधु के ससुराल वालों को दिया था। और हाँ, जब हम आखिरी बार मधु के ससुराल गए थे तो 15 लाख रुपए लेकर के गए थे, और वो बैग वहां से गुम हो गया था। 15 लाख रुपए किस लिए लेकर गए थे? जी, वो विक्रम और उसके माँ बाप ने हमसे नए घर के लिए पैसे की डिमांड की थी। क्या आपने 15 लाख रुपए गुम होने की किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई? जी नहीं, लेकिन हाँ, हमें पूरा शक है कि उन रुपयों के बैग के गायब होने के पीछे भी मधु के ससुराल वालों का ही हाथ है। ठीक है, हम पूरी छानबीन करते हैं। भाई साहब, भाई आपकी लड़की हमें बहुत पसंद है। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। तो फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। गिरफ्तार कर लो विक्रम को। रुकिए, ये क्या बदतमीजी है? आप पुलिस वाले हैं तो क्या किसी भी शरीफ आदमी के घर में कभी भी घुस सकते हैं? चोरों के घर हम कभी भी घुस जाते हैं, ठीक है? गिरफ्तार कर लो इसे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो विक्रम को? आपके बेटे ने 15 लाख रुपए चोरी किए हैं। ये क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया है। मिस्टर पंकज, ये वही एजेंट है जिसको आपने 15 लाख रुपए दिए थे अपने नए घर के लिए, ईशानी और मधु के दाह संस्कार के दूसरे ही दिन। ये रही 15 लाख रुपए की रिसीट। ये क्या बकवास है? ये नकली रिसिप्ट है। ले चलो इसे। अरे सुनिए तो। अरे, इंस्पेक्टर साहब, अब भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। आप तो सारा सच जानते थे ना, फिर उसे क्यों जाने दिया इंस्पेक्टर साहब? सिर्फ आप ही तो उस दरिंदे को रोक सकते थे ना। देखिए, अभी विक्रम के खिलाफ सिर्फ चोरी का केस बना है, इसलिए उसके वकील ने उसे जमानत पे छुड़वा लिया। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब मेरी बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए, आप हौसला रखिए, हम आपकी हालत समझ सकते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस कहीं से एक ऐसा गवाह मिल जाए जिसने कभी मधु पे जुल्म होते हुए देखा, फिर हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर सिंह का अनुमान सही होते हुए भी वो विक्रम और उसके माता पिता को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। ऐसे केसेस में अक्सर यही होता है। यह साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ससुराल पक्ष को जो कुछ भी मिला है वो लड़की वालों ने अपनी मर्जी से दिया है या किसी दबाव में आकर। यही इस केस में हुआ। न कोई सबूत था, न कोई चश्मदीद गवाह। मधु की मां ने आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। बेटा, तुम इतने सालों से मधु के पड़ोस में रहती हो, तुम्हें कुछ तो पता होगा।
बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज याद करने की कोशिश करो, हमें कुछ तो बताओ। वो आंटी। हाँ बेटा बोलो, कुछ तो बोलो बेटा। आंटी। हाँ मधु। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं पता। अरे मुझे माफ कीजिए बेटा। नमस्ते। रश्मि। इंस्पेक्टर साहब, हमें पूरा यकीन है कि रश्मि मधु के इस हादसे के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानती है। प्लीज आप उससे बात कीजिए। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक, थैंक यू। अरे रश्मि बेटे, जरा अपने ससुर जी को बुलाना। जी। पापा, शर्मा अंकल आए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। देखिए हमारे बेटे विक्रम की शादी है और आप दोनों को जरूर आना पड़ेगा। भाई साहब, आप लोग तो पूरे परिवार के साथ आइएगा। आप अंदर तो आइए। नहीं भाई साहब, बहुत सी जगह कार्ड बांटने जाना है, बस आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। लालची कहीं के, अभी 2 महीने नहीं हुए बहू को मरे हुए, बेटे की दोबारा शादी रचाने चले। पता नहीं इस नई नवेली दुल्हन के साथ भी ये क्या करेंगे। हाय कितना अच्छा लग रहा है हमारा बेटा, किसी की नजर ना लगे। हाँ चलो जल्दी करो, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, रुको। गिरफ्तार कर लो तीनों को। अरे क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे बेटे की सगाई है। मेरे बेटे की सगाई है। सच बोलो, कैसे मारा उन दोनों को? इंस्पेक्टर साहब मैं कसम खा के कह रहा हूँ, हमने किसी को नहीं मारा। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा। रश्मि जी, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सब कुछ जानती हूँ मधु के हादसे के बारे में। उस दिन मधु के बाबा ने विक्रम भैया को नई गाड़ी दी थी। उस दिन पहली बार मैंने मधु पर जुल्म होते हुए देखा और तब से मैं विक्रम भैया और चाचा चाची पर नजर रखने लगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। कभी मधु के दर्द भरी चीखें सुनाई देती, तो कभी ईशानी की रोने की आवाज, कभी वो गिड़गिड़ाती कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उस रात मैं अपने घर पे थी और मुझे मधु की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं मधु की मदद भी करना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी और मैंने कोशिश भी की। जब तक दरवाजा टूटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, आपने किसी को नहीं मारा। झूठ ये लोग बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेके चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं किया, अरे हमने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारी मधु और ईशानी दोनों को न्याय मिल गया। बेटा बेटी, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। नहीं अंकल, मधु और ईशानी की चीखें मुझे जीने नहीं दे रही थी। जब भी आंखें बंद करती बस वही सब दिखाई देता था। अगर आप ही की तरह देश का हर एक नागरिक जाग जाए, पुलिस से बिना डरे और बिना हिचकिचाए समय रहते सब सच बता दे, तो ना जाने कितनी मासूम जिंदगियां बच सकती। विक्रम और उसके माता पिता को आईपीसी की धारा 304B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगर मधु के माता पिता ने समय रहते उसकी बात सुन ली होती, अगर समय रहते रश्मि ने मधु पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई होती, तो आज शायद मधु और उसके दोनों बच्चे जिंदा होते। इसलिए अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हो रहा है, दहेज के लिए उस पर अत्याचार किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि जुर्म करना जितना बड़ा पाप है, जुर्म सहना और जुर्म होते हुए देखकर चुप रहना भी उतने ही बड़े पाप है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।